दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, तो आप जान लीजिए चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। बहाउद्दीन जकारिया, आप जान लीजिए बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी से। मियाँ मीर, ये कादरी सिलसिले से मियाँ मीर का संबंध है। और अहमद सरहिंदी, ये नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित हैं। तो सही सुमेलन आपका देखिए 3, 2, 1, 4, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। ए फॉरगॉटेन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है, उस साम्राज्य का नाम क्या था? तो सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी। याद रखिएगा 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के शासक की पराजय के बाद विजयनगर को लूटने का दृश्य रॉबर्ट सेविल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटेन एम्पायर विजयनगर ए कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1900 में लिखा कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। अगला प्रश्न है, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि किसके दरबार में रहते थे? तो सही उत्तर कृष्णदेव राय के, ऑप्शन बी। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि सुशोभित करते थे। इन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर या मालोजी भोसले को? तो सही उत्तर मलिक अंबर, ऑप्शन सी। दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता मलिक अंबर था। सबसे पहले इस नीति का सफल प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया। इसके बाद बाजीराव प्रथम ने इसे शिखर तक पहुंचा दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद आरिफ तारीख़ अकबर शाही सही है। इनायतुल्लाह तकमील ए अकबरनामा सही है। अबुल फजल तबकाते अकबरी सही नहीं है। और अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखब उत तवारीख सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही नहीं है। तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद थे। उनके पिता का नाम मोहम्मद मुकीम हरवी था, जो बाबर का दीवाने बयूतात था। निजामुद्दीन बहुत से हमलों में अकबर के साथ रहा। उसने गुजरात में बख्शी के पद पर कार्य किया था। मालवा और अजमेर में वो ऊंचे ओहदे पर नियुक्त रहा था। तो याद रखिएगा कि तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद थे, न कि अबुल फजल। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग या चौथा भाग? तो सही उत्तर तीसरा भाग। दोस्तों, अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1597-98 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। ये 3 जिल्दों में बटा हुआ है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। अगला प्रश्न है, सद्र उस सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था किसका? युद्ध का, व्यापार का, वित्त का या धर्म और परमार्थ कार्यों का? तो सही उत्तर सद्र उस सुदूर धर्म और परमार्थ कार्यों का मंत्री होता था और इसके लिए वो बादशाह को सलाह देता था। इसका प्रमुख कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि और वजीफा प्रदान करना तथा इस्लामी कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अमीर ए हाजिब ये मुख्य प्रबंधक यानी चीफ मैनेजर होता था।
मीर ए अर्ज ये केंद्र में सेना का प्रमुख होता था। मुशरिफ, तो मुशरिफ ये लेखाकार यानी अकाउंटेंट होता था। और बरीद ये गुप्तचर अधिकारी था। 3, 4, 1 और 2, तो 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? तो सही उत्तर तुझके जहांगीरी में। दोस्तों, तुझके जहांगीरी मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा है। ये फारसी में लिखी गई है और इस पुस्तक में जहांगीर ने मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह या बलबन? तो सही उत्तर इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। उसने आर्थिक रूप से संपन्न दोआब प्रदेश पर आर्थिक और प्रशासन के नियंत्रण के लिए 2000 सैनिक नियुक्त किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक या अली आदिल शाह? तो सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। आप जान लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सबसे पहले दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन के इस सैन्य अभियान के लिए राजनीतिक और आर्थिक कारण महत्वपूर्ण थे। उसके दक्षिण अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकार का सही कालक्रम क्या है? तो सही उत्तर है खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह, ऑप्शन बी। खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया। मुबारक शाह ने 1421 से 1434 तक शासन किया था। उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह 1434 से 1443 गद्दी पर बैठा और अलाउद्दीन आलम शाह ने 1443 से 1451 तक शासन किया और वो सैयद वंश का अंतिम शासक था। अगले प्रश्न पर आते हैं, उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिन्हास उस सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। तो सही उत्तर है तारीख़ फिरोज शाही। दोस्तों, बर्नी की प्रसिद्ध कृति तारीख़ फिरोज शाही के बारे में कहा गया है कि ये पुस्तक दिल्ली सल्तनत के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां से मिन्हास उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी को समाप्त किया था और बर्नी ने उस समय की घटनाओं के प्रति स्वयं अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेल में नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उलेमा धार्मिक विद्वान को कहा जाता है, रसूल दैनिक प्रार्थनाओं को, इल्म कुरान से प्राप्त ज्ञान और सुन्नी पैगंबर के आधुनिक व्यवहार? तो ये आपका सही नहीं है। सुन्नी पैगंबर के आधुनिक व्यवहार नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म की एक शाखा है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, तबकाते नासरी के विषय में असत्य कथन पहचानिए। 4 कथनों में से आपको असत्य कथन पहचानना है। इसमें भारत पर मंगोल आक्रमण का विवरण मिलता है, बिल्कुल सही। ये 26 तबकों या अध्यायों में विभक्त है, बिल्कुल सही। इसमें प्राय एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है, सही नहीं है। ये 1260 में पूर्ण हो चुकी है, सही है। दोस्तों, तबकाते नासरी मिन्हासुद्दीन सिराज द्वारा रचित है। इसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय और तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक जानकारी मिलती है और ये कृति गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। इसमें 26 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। मौर्य, तो मौर्य का संबंध आप जान लीजिए पिप्पली वंश से है। बुल का संबंध अलकप से है। कालाम आप जान लीजिए कालाम केशपुत्र और मग्ग जो है ये सुनसुमारगिरी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर जान लीजिए धर्मपाल ने।
शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में युद्ध और शांति का मंत्री किस नाम से जाना जाता था? सेनापति, महादंडनायक, संधि विग्रहिक या कुमारामात्य? तो सही उत्तर संधि विग्रहिक, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में विभक्त था। संधि विग्रहिक ये युद्ध और संधि के विषयों से या युद्ध और शांति का मंत्री था। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे? खारवेल, हर्षवर्धन, रुद्रदामन और समुद्रगुप्त में से? तो सही उत्तर रुद्रदामन और समुद्रगुप्त, यानी सी और डी, ऑप्शन डी। अभिलेखी साक्ष्यों पर कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर जो है उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। उसके संगीत प्रेमी होने का ये प्रमाण है। हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार और कवि था। उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। रुद्रदामन कुशल राजनीतिज्ञ के अतिरिक्त प्रजापालक था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार वह संगीत और तर्कशास्त्र के क्षेत्र का विद्वान था। तो रुद्रदामन और समुद्रगुप्त कुशल संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है, आद्य इतिहास में किस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? ऑप्शन है दमिश्क, ओमान, जेरिको या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जेरिको, ऑप्शन सी। जेरिको को दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। यहाँ लगभग 11,000 वर्ष पहले ही मनुष्य ने रहना शुरू किया। ये जॉर्डन नदी के किनारे है और माना जाता है कि सबसे पहला शहर जेरिको है जो दीवार से घिरा था। अगला प्रश्न है, सूची 1 के मंदिरों का सूची 2 में दिए गए स्थानों से मिलान करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। बृहदेश्वर मंदिर तो ये तंजावुर में स्थित है। मीनाक्षी अम्मा ये मदुरै में स्थित है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति में और पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो 4, 3, 2, 1, देखिए 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। अरसर तो अरसर शासक वर्ग और योद्धा वर्ग को कहा जाता था। आप देखिए, मल्लवर ये दस्यु या लूटपाट करने वाले लोग थे। एनियर ये शिकारी थे और बेनिगर चर्मकार नहीं बल्कि बेनिगर जो हैं ये व्यापारी वर्ग होता था। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन बाराहमिहिर के बारे में असत्य है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाराहमिहिर उज्जैनी के निवासी थे, सही है। इन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की थी, सही है। इनके पिता आदित्य दास थे, सही है। इन्होंने लघु जातक ग्रंथ की रचना की, ये सही नहीं है। तो आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाराहमिहिर उज्जैनी के निवासी थे, ये सही है। उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की थी, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमलव पद्धति की खोज जो है वो दशमलव पद्धति की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी, न कि बाराहमिहिर के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानता है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है? तो सही उत्तर ये कथन कार का है। कार कहता है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच का अनवरत संप्रदाय है, अनवरत संवाद है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी प्रकार का किसने सोने के सिक्कों पर प्रयोग किया है? तो आप जान लीजिए मोहम्मद बिन साम। आप जान लीजिए मोहम्मद बिन साम के सिक्कों पर 2 गढ़वाल सिक्कों की अनुकृत मात्र है। इस पर लक्ष्मी देवी का चित्र भी बना हुआ है। महमूद गजनवी ने भी एक पराजित राजपूत शासक के सिक्के पर अपनी टकसाल का नाम लिखवाया, जिस पर पहले से लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। अगला प्रश्न है, मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुरुजुल जहाब, ऑप्शन है अल मसूदी, सुलेमान, अल बिलादुरी या अल बरूनी। तो सही उत्तर अल मसूदी। मुरुजुल जहाब का लेखक अल मसूदी था, जबकि अल बिलादुरी द्वारा रचित ग्रंथ किताबुल फुतूह अल बलिदान है।
अल-बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ किताबुल हिंद है। और आप जान लीजिए इन सभी कृतियों से पूर्व मध्यकालीन भारत और सिंध पर अरब आक्रमण का वृत्तांत मिलता है। अरब यात्री सुलेमान ने पाल शासक देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों में सबसे शक्तिशाली बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए। शासक और राजवंश। विजयालय, तो आप जान लीजिए विजयालय ये चोल शासक था। पुलकेशिन प्रथम ये चालुक्य शासक, बादामी के चालुक्य शासक। पुलकेशिन देखिए चालुक्य, यहाँ पर बादामी लिख दीजिए। और सिंहवर्मन ये पल्लव शासक था। और विजयादित्य ये चालुक्य और ये वेंगी के चालुक्य हैं। चालुक्यों में 2 शाखाएं थी, बादामी और वेंगी के चालुक्य। तो सही उत्तर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल प्रशासन में उडयकुट्टम अधिकारी का कार्य क्या होता था? तो सही उत्तर वो राजाओं के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। उदयकुट्टम दोस्तों, लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उडयकुट्टम कहा गया है। इसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। और नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये राजा के निजी सहायक थे जो राजा तथा नियमित कर्मचारी तंत्र के बीच संपर्क का कार्य करते थे। उनका कार्य संबंधित विभागों के कर्मचारियों को राज्य की नीति बताना और राजा को प्रांतों की आवश्यकताओं से अवगत कराना था। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो सही उत्तर राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी। राजेंद्र चोल प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के उपरांत दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की थी? मनु, नारद, याज्ञवल्क्य या बृहस्पति? तो सही उत्तर याज्ञवल्क्य। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों के विषय में याज्ञवल्क्य की स्मृति में जो मान्यताएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बताया है। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त के काल में लाट से दशपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो क्या था? ऑप्शन है रत्न, अश्व, हाथी दांत या रेशमी कपड़ा। तो सही उत्तर रेशमी कपड़ा। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर लेख से प्रमाण मिलता है कि पट्टवाय श्रेणी रेशमी सूत बनाने वाली समिति लाट प्रदेश छोड़कर दशपुर में जाकर बस गई थी। ये श्रेणी रेशमी कपड़े का व्यापार करती थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराजर्षि के रूप में वर्णित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहालेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहालेख अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजर्षि के रूप में वर्णित किया गया है। और आप जान लीजिए चंद्रगुप्त का दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त था। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, देवश्री आदि उपाधियां धारण की थी। इसके काल में गुप्त राज्य में उन्नति चरम सीमा पर था। चीनी यात्री फाहियान इसी के काल में भारत आया था। अगला है, शासक का शिलालेख से सुमेलन करिए। तो कुमारगुप्त प्रथम का शिलालेख है बिलसड़ शिलालेख। कुमारगुप्त द्वितीय का सारनाथ शिलालेख है। बुद्धगुप्त का एरण शिलालेख है। और परांतक द्वितीय का उत्तर मेरूर शिलालेख है। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सबसे पहले भू अनुदान जारी किया था। तो सही उत्तर सातवाहन वंश। याद रखिएगा सबसे पहले भू अनुदान का उल्लेख सातवाहन वंशी गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक गुहालेख में मिलता है, जिसमें 2 गांवों को अग्रहारी को दान करने का उल्लेख है। अगला है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि चाणक्य जो है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनका काल 320 BC 320 ईसा पूर्व था। उसके बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में। और आप देखिए
कलिंग युद्ध के समय अशोक मौर्य वंश का शासक था। कनिष्क का राज्यारोहण जो है 78 ईस्वी में यानी 78 AD में हुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। तो सही क्रम हो जाएगा आपका, देखिए सही क्रम दोस्तों हो जाएगा CAD और B। तो CADB ऑप्शन B आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर शिलालेख द्वितीय। अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है, जिसमें चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपाणी हैं। इसके अतिरिक्त आप जान लीजिए कि जो 13वां शिलालेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते भी हैं दोस्तों। 13वें शिलालेख में कुछ विदेशी राज्यों का उल्लेख मिलता है जहां पर अशोक ने अपने दूत भेजे थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, मौर्यों के समय में समाहर्ता का क्या कार्य था आपको बताना था। तो समाहर्ता दोस्तों आप जान लीजिए, समाहर्ता राजस्व संग्रह का अधिकारी था या राजस्व संग्रह करता था। अगला प्रश्न है, जेतवन बिहार कहाँ स्थित था? तो सही उत्तर जेतवन बिहार जो है ये श्रावस्ती में स्थित है। ऑप्शन B आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। दीघ निकाय महापरिनिब्बाण सूत्र इससे संबंधित है। खुद्दक निकाय ये धम्मपद, विनय पिटक खंडक और अभिधम्म पिटक ये कथा वस्तु से संबंधित हैं। 2 1 4 3 ऑप्शन A आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पर हत्था पलेखड़ और एक दंडिक, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को हत्था पलेखड़ और एक दंडिक जैसे नामों से भी जाना जाता था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल पहले महावीर के शिष्य थे। बाद में मतभेद हो जाने पर इन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? तो सही उत्तर ललित विस्तार। दोस्तों बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। ये महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? अन्य गलत हैं, कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आप देखिए, परिव्राजक ये घुमक्कड़ को कहा जाता है। ऑप्शन B आपका सही उत्तर है। परिव्राजक सत्य के साधक थे जो किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। वो अपना घर छोड़कर गांव से जंगल की ओर भटकते थे। उन्हें परिव्राजक, पथिक या भिक्षु कहा जाता था। और इन परिव्राजकों में महावीर, गौतम बुद्ध और मक्खली गोसाल बहुत प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक क्या कहे जाते थे? ऑप्शन है स्वराट, भोज, सम्राट या वैराट। तो सही उत्तर सम्राट। याद रखिए, उत्तर वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के और मध्य देश के शासकों के लिए पूर्व के शासक के लिए सम्राट, पश्चिम के स्वराट, उत्तर के विराट और दक्षिण के शासक के लिए भोज तथा मध्य देश के शासक के लिए राजन शब्द का प्रयोग किया गया है। एकराट तथा सार्वभौम शब्द चारों दिशाओं को जीतने वाले के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था? अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, पितृयज्ञ या श्राद्ध को? तो सही उत्तर अग्निष्टोम को। दोस्तों आप जान लीजिए, अग्निष्टोम यज्ञ को सोम यज्ञ माना जाता है। इस यज्ञ में अग्नि को बलि दी जाती है। दोपहर और शाम को सोम पिया जाता था। सोम रस आर्यों का मुख्य पेय था। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था, जिसे मूजवंत पर प्राप्त किया जाता था। यज्ञों के अवसर पर सोम रस प्राप्त करने और देवताओं को पीने के लिए उसे समर्पित करने की प्रथा थी। अगला प्रश्न है कि निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? राजत्व के साथ सीधा संबंध वाला यज्ञ अश्वमेध, राजसूय और
वाजपेयी यज्ञ थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला है किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी माल घाट है? तो सही उत्तर लोथल। लोथल सागर तट पर स्थित होने के कारण पश्चिमी एशिया से व्यापार का बंदरगाह था। कालीबंगा से बेलनाकार मोहर, हल के निशान, हवन कुंड, ईंट से निर्मित चबूतरे आदि मिले हैं, जबकि लोथल गुजरात में है। यहाँ से जहाजी मालघाट या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है समाधान यच संबंधित है किससे? तो सही उत्तर परवर्ती या बाद की हड़प्पा संस्कृति से समाधान एच का संबंध है। दोस्तों 1934 में हड़प्पा से प्राप्त हुए समाधि जिसे समाधान एच नाम दिया गया है, उत्तर हड़प्पा काल या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा धौलावीरा, ऑप्शन बी। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख मिला है। सबसे पहले 1967-68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग के जेपी जोशी ने 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा यहाँ पर व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य कराया गया था। और धौलावीरा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर दो भागों दुर्ग और निचला नगर में विभाजित थे। वहीं धौलावीरा 3 भागों दुर्ग, मध्यम और निचला नगर में विभाजित था। अगला प्रश्न है झूकर संस्कृति। तो आप जान लीजिए झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। सैंधव सभ्यता की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन विद्वानों ने इसे 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना है। इस समय यह नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद ये सभ्यता ग्रामीण हो गई और ग्रामीण संस्कृति या परवर्ती संस्कृति को झूकर संस्कृति का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों से कहाँ से अग्निवेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? अग्निवेदिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमरी, बनावली, कालीबंगा और रंगपुर में कहाँ से अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा और रंगपुर से केवल 3 और 4 से। दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों में अग्निवेदिका के प्रमाण कालीबंगा और रंगपुर से मिले हैं। बनावली से आशयुक्त मृड़ पहिया और मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो सही उत्तर एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न है किसे फलक या ब्लेड कल्चर कहा गया है? तो उत्तर है मध्यपुरा पाषाणिक संस्कृति को। भारत में विभिन्न भागों में जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है तिथिक्रम के अनुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। पूरा पाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पूरा पाषाण युग, उसके बाद मध्य पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, उसके बाद ताम्र पाषाण युग। तो सही उत्तर 1, 3, 4 और 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सुहागी घाट एसीएल कार्लाइल, बालाथल आहार संस्कृति स्थल है बालाथल। भीमबेटका, तो भीमबेटका की खोज BS बाकड़कर के द्वारा की गई। और बुर्ज होम कश्मीर का नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। तो आप जान लीजिए ये सही उत्तर 4, 3, 2 और 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? तांबा, लोहा, टिन और कांसा में से। तो सही उत्तर लोहा को। वी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। उन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा है। वो मानव समाज में क्रांतिकारी तकनीकी और आर्थिक विकास की भूमिका पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता था? तो राख के टीले के लिए पल्लवाय। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप जान लीजिए कि राख के टीले दक्षिण भारत में पल्लवाय आंध्र प्रदेश,
उत्तनूर आंध्र प्रदेश, पिकलीहल ब्रह्मगिरी मस्की ये कर्नाटक में, यहाँ से राख के टीले मिले हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर बदरुद्दीन तैयब जी, और ये तीसरे अधिवेशन 1887 में जो है ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप में दिखाई पड़ने लगे थे? आपको बताना है। तो बुर्जहोम, चिराद, इलाहाबाद और मेहरगढ़ में। तो बुर्जहोम और आप जान लीजिए चिराद से। 1 और 2 आपका सही उत्तर है। दोस्तों कश्मीर की नवपाषाणिक संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, मृदभांड की विविधता, पत्थरों के साथ हड्डी के तरह तरह के औजार, और इसी तरह पटना के निकट चिरांद भी गंगा घाटी में एक स्थान है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, तो ये लोग कौन थे? सही उत्तर ये जुलाहे थे। भारत में 1800 से 1850 काल को अनौद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। इस काल में सर्वाधिक हानि भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों विशेषकर बुनकरों को हुआ था। अगला प्रश्न है सुल्तानों के काल में किसने एकता पद्धति को प्रारंभ किया था? तो एकता पद्धति इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। आप जानते हैं ये अरबी शब्द है, इसका अर्थ भूमि होता है, और एकता का प्रशासन मुक्ता के अधीन होता था। अगला प्रश्न है भारत आने वाले पहले जहाज का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए टाइटैनिक, एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर। तो सही उत्तर रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर रुका था। हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो समुद्री मार्ग से भारत आया था, और हेक्टर नहीं है, लेकिन रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। अगला प्रश्न है चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था क्या? तो सही उत्तर है ग्रामीण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चालकोलिथिक अथवा ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों में मानव पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोगों का आर्थिक आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जो पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में देश के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। अंततः पांड्य साम्राज्य किस साम्राज्य में विलीन हो गया? ऑप्शन है दिल्ली की सल्तनत, विजयनगर, चेर या मुगल साम्राज्य में। तो सही उत्तर है दिल्ली की सल्तनत। दोस्तों पांड्य साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण विजय अभियान के दौरान अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो सही उत्तर है अंततः पांड्य साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में विलीन हो गया था। अगला प्रश्न है कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो सआदत अली खान। दोस्तों पश्चिम के कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। अवध स्वतंत्रता की घोषणा 1722 में सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने की। सआदत खां ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? तो सही उत्तर पुलिकट में। डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत और 1645 में करिकल में स्थापित की थी। तो यहाँ पर दोस्तों मसूलीपट्टनम नहीं है, तो पुलिकट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1605 में डचों ने भारत में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।